एक शांत कमरा, हवा में एक अजीब सी ठंडक है। तुम खामोश हो, तुम्हारी आंखों में कोई तूफान नहीं, बस एक गहरी ठहरी हुई झील है। लेकिन तुम्हारे सामने जो है वो टूट रहा है। उसके चेहरे पर वो भाव है जो उसने हमेशा दूसरों के चेहरों पर पैदा किए थे, उलझन, डर और बेबसी। आज पहली बार शतरंज की बिसात पलट चुकी है। राजा को उसी के वजीर से शह मिली है। तुमने उसे कोई जहर नहीं दिया, तुमने बस उसे उसी की मनोवैज्ञानिक दवा पिलाई है। और अब तुम देख रहे हो कि उसके ईगो का क्या होता है। शुरुआत में उसे यकीन नहीं होता, यह एक मजाक लगता है, एक गलती। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, यह हो क्या रहा है। वो हमेशा से कठपुतली का खेल खेलने वाला था, धागे उसके हाथ में रहते थे। आज उसे महसूस हो रहा है कि कोई और उसके धागे खींच रहा है। गुस्सा आता है, एक इरिचल भरा गुस्सा। यह उसकी पहली प्रतिक्रिया है, उसका डिफॉल्ट मैकेनिज्म। वो चिल्लाता है, आरोप लगाता है, तुम्हें पागल और अस्थिर साबित करने की कोशिश करता है। ये उसके पुराने हथियार हैं, वो हथियार जो हमेशा काम करते थे। लेकिन इस बार तुम पर कोई असर नहीं होता। तुम्हारी खामोशी एक दीवार है जिससे उसके शब्द टकराकर धूल बन जाते हैं। जब गुस्सा काम नहीं करता तो डर अपनी जगह बनाता है, एक ठंडा रेंगता हुआ डर, पहचान खोने का डर, नियंत्रण खोने का डर। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, यह मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। उसका ईगो, उसका मैं एक कहानी पर बना है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं नियंत्रण में हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। लेकिन तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा शांत प्रतिरोध एक नई कहानी सुना रहा है। तुम शक्तिशाली नहीं हो, तुम्हारा नियंत्रण एक भ्रम है। ये दो कहानियां उसके दिमाग में एक दूसरे से लड़ रही हैं। यह एक मानसिक गृह युद्ध है और उसका ईगो इसका रण क्षेत्र। यह नार्सिसिस्टिक इंजरी है, एक ऐसी चोट जो शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती है। जब उनके श्रेष्ठता के भ्रम को सीधी चुनौती मिलती है। उनका ईगो कांच का बना एक खूबसूरत महल है, बाहर से शानदार लेकिन अंदर से खोखला। तुमने बस एक छोटा सा पत्थर फेंका है और अब तुम उसके ढहने की आवाज सुन रहे हो। यान इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचो आरव के बारे में। आरव हमेशा सब्टल तरीकों से मीरा को कंट्रोल करता था। अगर मीरा किसी बात पर दुखी होती तो वो कहता, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। यह गैसलाइटिंग थी। वो उसकी भावनाओं को अमान्य कर देता था ताकि मीरा को लगे कि गलती उसी की है। यह उसका सबसे बड़ा हथियार था। एक दिन आरव किसी छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा हो गया। उसे अपनी कोई चीज नहीं मिल रही थी और उसने घर सिर पर उठा लिया। मीरा ने उसे कुछ देर तक शांति से देखा। जब उसका तूफान थमा तो मीरा ने बहुत धीरे से कहा, आरव, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम शायद कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हो इस छोटी सी बात को लेकर। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के चेहरे पर जो भाव आया वो मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। ये उसके शब्द थे, उसका मंत्र, उसकी दवा, और आज उसे ही पिलाई गई। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। गुस्सा करे, हंसे, रोए, सारे रास्ते बंद थे। यह मनोवैज्ञानिक चेकमेट था। चेकमेट था। खेल खत्म हो चुका था और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब हार गया। जब तुम किसी मैनिपुलेटर को उसी की दवा देते हो तो तुम उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हो, उसकी भविष्यवाणी। वो हमेशा जानता है कि तुम क्या करोगे, क्या कहोगे। उसका पूरा खेल इसी पर टिका होता है। लेकिन जब तुम स्क्रिप्ट से बाहर जाते हो, जब तुम उसकी ही लाइनें बोलते हो, तो उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। उसका ईगो जो बाहरी प्रतिक्रियाओं पर पलता है, भूखा रह जाता है। उसे वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिलती जिसकी उसे लत है। तुम उसे गुस्सा नहीं दिला रहे,
तुम उसे कुछ नहीं दे रहे, और एक नार्सिसिस्ट के लिए कुछ नहीं, सब कुछ से ज्यादा तकलीफदेह होता है। यह उसके वजूद पर हमला है। अगर वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो कौन है? अगर उसके शब्द बेअसर हैं तो उसका क्या मूल्य है? उसका ईगो बिखरने लगता है। वो मुखौटा जिसे उसने सालों से पहन रखा था, उसमें दरारें पड़ डटे, और उस दरार के पीछे से झांकता है वो, जिसे वो दुनिया से छुपाता है। एक डरा हुआ, असुरक्षित बच्चा। यह समझना जरूरी है, यह कोई खेल नहीं है जिसे जीतने के लिए खेला जाए। यह बदला लेने का तरीका नहीं है, यह आत्मरक्षा का एक तरीका है। यह एक जहरीले पैटर्न को तोड़ने का एक तरीका है। यह एक सीमा खींचने का तरीका है। जब तुम उसे उसकी दवा देते हो तो तुम उसके स्तर तक नहीं गिरते, तुम उसे मजबूर करते हो कि वो अपने स्तर को देखे। तुम आईना बन जाते हो, और कुछ ईगोज के लिए अपनी असलियत देखने से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता।